देखना है कि हम लोगों ने देखा था रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में हमने बताया था कि रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट का मेन उद्देश्य था कि जो राजद्रोह है, कि राजद्रोह के आरोप में किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार। और गिरफ्तारी के साथ साथ क्या था कि अनिश्चित काल तक उसको जेल में बंद रख सकते, ठीक है। साथ ही इसमें आपने सुना था कि न वकील, न दलील, न अपील, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहा जाता है। और साथ ही इसको एक और चीज कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, वो क्या कहा जाता है। अब जरा बात आता है कि रॉलेट एक्ट जो है सो किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था, या रॉलेट एक्ट जो है सो तैयार जो किया गया था। तो रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। अब इसी रॉलेट एक्ट के विरोध करने के क्रम में आपने देखा कि दो व्यक्ति है जिसको 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया। और वो व्यक्ति कौन थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। अब देखिए कि ऐसा नहीं है कि जो ये तो है कि ये दोनों व्यक्ति हैं सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार किया गया था अमृतसर से, ठीक है। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था, है ना, हरियाणा के प्रबल से। तो अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो अमृतसर है, पंजाब का अमृतसर है, वहीं पर है तो इन दोनों नेता को सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इनके गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। और उसी दिन संयोग से कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा, यानी कि सिख लोगों का त्योहार। अब वैशाख पूर्णिमा का त्योहार मनाने के लिए बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। और बहुत सारे लोग जैसे इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। और भीड़ ज्यादा देख करके उसी भीड़ पर गोली चला दिया गया। किसके द्वारा चलाया गया, जनरल। और ये जो जनरल डायर है जिसने गोली चलाया, इसको गोली चलाने का आदेश किसने दिया, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गोली चलाने का आदेश दिया था माइकल ओ डायर, क्योंकि माइकल ओ डायर उस समय पंजाब का क्या था, गवर्नर था। और उसने आदेश दिया किसको, जनरल डायर को। अब देखिएगा कि ये जनरल डायर को आदेश दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि काफी संख्या में जालियांवाला बाग में क्या हो गया, हत्याकांड हो गया, नरसंहार की तरह हो गया। अब इसको लेकर के भी क्या है कि जो भारतीय लोग हैं और अंग्रेज सरकार है, दोनों का स्टेटमेंट अलग है। भारत के लोग कहते थे कि इसमें लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई, 1000, जबकि अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार कितनी मृत्यु हुई थी, 1979, ठीक है। अब इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण आपने देखा था कि कुछ लोगों ने उपाधियां त्याग दिया था, ठीक है। गौतम कौन से व्यक्ति थे जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में अपनी उपाधियां त्याग दिया, कौन सी उपाधि त्याग दिया, नाइट की, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी। और टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी, नाइट। उसके बाद देखिएगा कि जो कार्यपालिका परिषद से एक व्यक्ति ने त्याग पत्र दे दिया जिसका नाम था शंकर नायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड को लेकर के काफी रोष प्रकट हुआ था। और यहाँ पर जनरल डायर के ऊपर काफी मुकदमा भी चला था वहां पर, लेकिन आगे चल करके जनरल डायर को मुक्त कर दिया गया, सम्मानित भी किया गया। और आपको मैंने बताया था कि अंग्रेजी जो समाचार पत्र था, उस अंग्रेजी समाचार पत्र में जनरल डायर के बारे में लिखा गया ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। उसके बाद इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए देखिएगा कि अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाया था जिसका क्या नाम है, हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी जांच करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई, हंटर कमेटी।
और अंग्रेजों के ऊपर तो विश्वास था नहीं, क्योंकि डाटा से ही पता चल रहा है कि अंग्रेज बोल रहा 389 व्यक्ति मरा है, जबकि भारत के लोग कितना कर रहे हैं। और ये तो मरने वालों की संख्या है, जबकि 1200 के आसपास कहा जाता है घायल भी हुआ। ठीक है, तो अब देखिए कि भारत के लोगों ने यानी कांग्रेस की तरफ से भी एक समिति बनाया गया, और कांग्रेस की तरफ से जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए समिति बनाया गया था, किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय। तो ये चीजें ध्यान रखने की बात है कि कांग्रेस की तरफ से जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय से जुड़ी हुई चीजें हमने कुछ और भी बताया था कि मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में एक चीज की स्थापना की थी, क्या था? 1915 की बात कर रहे हैं हम, 16 की बात नहीं कर रहे। हिंदू महासभा हाँ, ये एक संस्था है। ठीक है, भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है इसका। और वो अलग था जो आपको मैंने बताया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में जरा समझ लीजिए, उसके बाद है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो खिलाफत आंदोलन है, तो खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? ये भी 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन खिलाफत आंदोलन के पीछे का जो रीजन है इसको जरा समझ लीजिए। ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो 1914 ईस्वी से कब तक चला? 1918 के लास्ट तक चला था, लेकिन समझौता के बाद ये खत्म हो गया। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि एक तरफ जो है तो जो धुरी राष्ट्र है उधर कौन था? तुर्की। और एक तरफ कौन है? ब्रिटेन। अब भारत में जो मुसलमान थे, तो भारत के मुसलमान ये चाहते थे कि अगर मान लीजिए कि तुर्की हार गया, क्योंकि तुर्की किसके खिलाफ लड़ रहा था? ब्रिटेन। और तुर्की के जो खलीफा थे, यानी तुर्की में जो मुसलमानों के धर्म गुरु थे, उसको क्या कहा जाता था? खलीफा। तो तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमान यानी पूरे विश्व के देशों के मुसलमान मानते थे, क्या थे? खलीफा। अब वो भारत में भी मुस्लिम लोग थे, तो भारत के मुस्लिम लोग जो थे उनको इस बात का डर था कि अगर ब्रिटेन जीत जाएगा तो वो तुर्की के खलीफा को उसके पास से हटा देगा। इसलिए भारत के मुसलमान ये चाहते थे कि अगर तुर्की हार गया तो हारने के बाद भी इसके खलीफा को उसके पास से नहीं हटाया जाएगा। तो अंग्रेज सहमत भी हो गए थे, मान भी गए थे कि चलो ठीक है, नहीं हटाया जाएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता है कि तुर्की जैसे और भी बहुत राष्ट्रों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। तो इस खलीफा को उसके पद पर फिर से बहाल किया जाए, इसके लिए भारत के मुसलमानों ने जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन का नाम क्या है? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और देखिएगा कि ये जो खिलाफत आंदोलन है, यानी कि तुर्की के खलीफा को फिर से उसके पद पर स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चला था वो खिलाफत आंदोलन है। लेकिन आपको पता होगा कि 1924 ईस्वी में अंतिम रूप से तुर्की का जो एक तानाशाह हुआ है, जिसका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने अंतिम रूप से 1924 में खलीफा के पद को सदा के लिए समाप्त कर दिया। यानी अब विश्व में किसी भी देश के जो धर्मगुरु है मुसलमान, वो खलीफा नहीं। ठीक है, तो अब आइए, अब हम लोग खिलाफत आंदोलन पर लिखते हैं।